और चंगू मंगू पंगू से चमनप्राश जैसे बच्चों कैसे हो? आ ही गए वापस है। आई होप सही से पढ़ाई हो रही है और पहले के 2 लेक्चर आप सभी ने देख लिए होंगे, ठीक है ना। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। और जितना हो सके इसको शेयर करने की कोशिश करना। अब आज के इस लेक्चर में मैं क्या लाया हूं? आज के इस लेक्चर में हम बोहर नाम का प्राणी पढ़ेंगे। आज इसकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। और इसने जिंदगी में क्या उखाड़ा है, क्या नहीं उखाड़ा है, वो हम सब जानने की कोशिश करेंगे, राइट। बहुत जाना माना साइंटिस्ट है, इसके बारे में जानोगे तो आप भी जाने जाओगे, राइट, क्योंकि जवाब दे पाओगे ना क्वेश्चंस का, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने मॉडल ऑफ एटम शुरू करा था, ठीक है, जिसमें हमने थॉमसन भाई साहब और रुदरफोर्ड भाई साहब के मॉडल हमने पढ़ लिए थे। फिर उनकी जिंदगी खराब थी तो उनका मॉडल फेल हो गया था, है ना। जाके देख लेना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि कंटिन्यूएशन में है। तो आज इस बोहर के मॉडल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं बोहर की जिंदगी। अब बोहर की जिंदगी बड़ी मस्त थी, ठीक है, आज भी बहुत जाना माना है, आज भी ये मॉडल फॉलो करा जाता है। बट कहीं ना कहीं छोटी मोटी लिमिटेशंस हैं जहां पर हम इसको फॉलो नहीं कर पाते। खैर वो हम बाद में बात करेंगे। बट बोहर ने अपने जिंदगी की शुरुआत कैसे करी, अपने मॉडल की शुरुआत कैसे करी, अपने मॉडल में ये क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एटम के अंदर बसे हुए हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि रुदरफोर्ड भाई साहब था जिसका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल था। अल्फा पार्टिकल यानी कि क्या था? डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। देखो मैं पहले बोल रहा हूं, पहले वाला लेक्चर देख के आ जाना, ठीक है। तो अब रुदरफोर्ड की जिंदगी में थोड़ा सा बवाल आया और वो फेल हो गया क्योंकि वो किसी एक चीज का जवाब नहीं दे पाया था, और उसी चीज का जवाब बोहर अपने मॉडल में देता है। तो बोहर अपने मॉडल का नाम अपने नाम पे ही रख देता है, बोहर मॉडल ऑफ एटम। और सबसे खास बात इसकी ये है कि कुछ इतना नया तो नहीं है, बट रुदरफोर्ड का ही इसने कंटिन्यू करा। क्या? रुदरफोर्ड भाई साहब को इसने क्या करा? कंटिन्यू करा। तो हम यहां लिख लेते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम कंटिन्यूड। कंटिन्यूड क्या बच्चों? रुदरफोर्ड मॉडल। रुदरफोर्ड मॉडल। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रुदरफोर्ड मॉडल था क्या। रुदरफोर्ड भाई साहब ने बोला था कि आपका एक एटम है और बच्चों उस एटम के सेंटर में क्या होता था? एटम के सेंटर में, अरे भाई, हाँ जी देखो, एटम के सेंटर में क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस भाई साहब होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस भाई साहब होता है ना। तो इस सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, उसमें क्या क्या होता है? उसमें आपका एक प्रोटॉन प्राणी होता है और साथ ही में एक न्यूट्रॉन प्राणी होता है, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रॉन मैंने बताया तो था, रिंगा रिंगा रोजिस करता है, न्यूक्लियस के अराउंड ही गोल चक्कर काट रहा होता है। तो रुदरफोर्ड ने अपने मॉडल में तो बोल दिया कि एटम के सेंटर में बच्चों न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर काट रहा होता है। फिर रुदरफोर्ड फेल क्यों हो गया था? रुदरफोर्ड फेल इसलिए हुआ था क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर बच्चों नेगेटिव चार्ज, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके समा जाएगा और एटम गायब हो जाएगा। इस चीज का जवाब रुदरफोर्ड नहीं दे पाया था इसलिए वो फेल हो गया। तो कोई बात नहीं, फिर बोहर आया और बोहर ने बाजी मार ली। बोहर ने क्या बाजी मारी कि देखो भाई, रुदरफोर्ड भाई साहब सही है, रुदरफोर्ड भाई साहब क्या है? बिल्कुल सही है, मैं इसका जवाब देता हूं। तो जल्दी से इसको एक बार पॉज करो, नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इस चीज का जवाब क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बच्चों डुबकी क्यों नहीं मारता, है ना। करिए पॉज, नोट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े? चलिए जी, शुरुआत करते हैं अपने बोहर मॉडल ऑफ एटम के पोस्टुलेट्स के। तो जैसे जैसे बोहर ने अपना मॉडल सबके सामने रखा तो काफी सारे जवाब दिए इसने, ठीक है, तभी ये बहुत जाना माना है। पोस्टुलेट्स इसके देखते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट यही था कि इसने ये जवाब दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं जाता, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। तो बोहर ने बोला कि रुदरफोर्ड भाई साहब आप बिल्कुल सही हो, रुदरफोर्ड भाई साहब आप बिल्कुल सही हो कि सेंटर में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन गोल चक्कर काटता है। अब यह बात भी सही है कि इन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होती है?
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो एक दूसरे में समा जाएंगे। बट हमारे इस धरती में एक और फिनोमेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये क्या है सर? चलो समझते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैसे कोई फोर्स होता नहीं है, बट ये एक फॉर्म ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है बच्चों? एक इनर्शिया होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो या अपनी गाड़ी में हो और एकदम से ब्रेक मारते हो, तो आप अपनी सीट से क्या जाओगे? आप अपनी सीट से आगे की तरफ जाओगे, जबकि जाना नहीं चाहिए था क्योंकि आप तो आराम से बैठे हुए थे। चलो कोई बात नहीं। सपोज करो अब आपने अपनी गाड़ी एकदम से भगा दी, तो अब आप पीछे की तरफ जाओगे। सपोज गाड़ी एकदम से मोड़ दी, तो अब आप बाहर की तरफ जाओगे। तो ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं बच्चों इनर्शिया। जो हमारी बॉडी क्या करती है? रेजिस्ट करती है, एकदम से हमारी बॉडी वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो यही चीज इसी के साथ हुई। अब आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन गोल चक्कर काट रहा है। गोल चक्कर में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे क्या बच्चों? डायरेक्शन। कभी ये इस तरफ जा रहा है, यहां होगा तो इस तरफ जाएगा, यहां होगा तो इस तरफ जाएगा, यहां होगा तो इस तरफ जाएगा। तो हर पॉइंट पे बच्चों क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यानी आप लोगों को पता है ना कि एक रोप से पत्थर को घुमाओगे और जैसे ही छोड़ोगे तो वो सर्कल से बाहर जाएगा, यानी सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा। तो सेम टू सेम अभी हमारा इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन में एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे समझ में आ रहा है? आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी एकदम से आपने टर्न मारी, गाड़ी इधर गई पर आप इधर गए, तो ये आपके साथ हुआ क्या? सर्कुलर मोशन से आप बाहर जाना चाह रहे थे, यही इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो रहा है कि उसको सर्कल के अंदर खींचा जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, बट उसी समय उसको बाहर भी खींचा जा रहा है। तो ये दोनों जो फोर्स हैं बच्चों आपस में क्या हो जाते हैं? बैलेंस हो जाते हैं, और इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता और सर्कुलर मोशन अपना क्या करता है? मेंटेन करता है। क्लियर हो गया जी? वेरी गुड जी। तो हम यहां एक चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स ऑफ क्या बच्चों? अट्रैक्शन जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? वो इक्वल टू होता है सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स का। तो अंदर की तरफ वाला फोर्स बाहर की तरफ वाले फोर्स से क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता। बड़ी आराम से समझाया है। पॉज करो, नोट डाउन करो। ठीक है, साथ साथ हाथों हाथ अच्छे से नोट्स बनाते रहना। तो हम लोगों ने अभी क्या समझा? बोहर ने रुदरफोर्ड भाई साहब को कंटिन्यू करा और उसका जवाब दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर इसलिए नहीं जाता क्योंकि बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो नलिफाई हो जाता है और जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन मेंटेन होता है। क्लियर हो गया जी? चलो जी आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी बढ़े आगे। चलिए जी, डिंग 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 करके नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब बोहर ने दूसरी कंडीशन दी। बोहर भाई साहब ने दूसरी कंडीशन में यह बोला क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसका नाम का मतलब समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वांटाइजेशन जो है वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिकली क्वांटम पार्टिकल्स के लिए होता है। किसके लिए? क्वांटम पार्टिकल्स के लिए। क्या बोले जा रहे हो सर? अरे कुछ नहीं, क्वांटम पार्टिकल्स वो होते हैं जो बड़े ही पिद्दे होते हैं। क्या होते हैं? बड़े ही पिद्दे पिद्दे, छोटे छोटे, जैसे कि बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे प्राणी है ना इस धरती पे, इनको क्वांटम पार्टिकल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो इन पार्टिकल्स के लिए क्वांटाइजेशन कंडीशन है। क्या कंडीशन दे रखी है अब यहां पर? इसने ये बोला कि अगर बच्चों कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है, बच्चों किस में है? सर्कुलर मोशन में है। तो अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम आता है। अब ये क्या होता है? देखो बच्चों, मोमेंटम याद है? मोमेंटम होता था एक तरीका, एक जरिया
फोर्स को एक्सप्लेन करने का, फोर्स को एक्सप्लेन करने का, यानी मोमेंटम ज्यादा है ना तो फोर्स ज्यादा लगेगा, मोमेंटम कम है तो फोर्स कम लगेगा। ऐसे समझो, मम्मी ने आपको प्यार से चाटा मारा तो मम्मी के हाथ का मोमेंटम कम था तो आपको फोर्स कम लगा तो चोट नहीं लगी। पर मम्मी ने खिंचा के एक रैप्टा दिया, खिंचा के रैप्टा का मतलब क्या है, मम्मी के हाथ का मोमेंटम बड़ा मस्त था और अगर ज्यादा था मोमेंटम तो फोर्स भी आपके चेहरे पे क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इन सेम वे अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में आती है तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो बोहर ने क्या बोला कि क्वांटाइजेशन कंडीशन में इसने एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करा, किसको, एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करा कि एंगुलर मोमेंटम अगर हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, क्योंकि सर्कुलर मोशन में कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। तो एंगुलर मोमेंटम को बच्चों हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, किससे, एल से, ठीक है। तो इसने बोला कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होना चाहिए। क्लियर हो रहा है, ये बस एक फॉर्मूला जनरेट करके इसने ज्ञान दे दिया दुनिया में कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और यहां पे, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन व्हेन मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो एन एच अपॉन 2 पाई कर दो। अब बच्चों ये एच क्या होता है, एच आपका, पहली बात तो इसकी वैल्यू, और एच को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, ये होता है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने यहां लिख रखी है, क्या होती है 6.636 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है ना। तो एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू याद रखनी है बच्चों। एन क्या होता है इसमें, एन जो होगा आपका वो होता है शेल नंबर, क्या होता है, शेल नंबर, क्या होता है, शेल नंबर। बेसिकली ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इसकी n की वैल्यू 1 हो गई, अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो इसकी n की वैल्यू 3 हो गई, अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो इसकी n की वैल्यू 2 हो गई। बेसिकली इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में है वो उसका शेल नंबर हम डिनोट करेंगे n से। क्लियर हो रहा है, वेरी गुड जी। अपॉन में क्या कर देना है, इसको 2 पाई कर देना है, ठीक है। अच्छा, कहानी यहां खत्म नहीं होती, एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, एम वी आर के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, एम वी आर। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो एम वी आर कर दो। तो मैं यहां एल की जगह, क्या बच्चों, एल की जगह ये भी तो लिख सकता था कि एम वी आर, क्या बच्चों, एम वी आर इज इक्वल्स टू क्या, एन एच अपॉन 2 पाई भी कर सकते हैं, एन एच अपॉन में क्या बच्चों 2 पाई भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है जी। तो हमने यहां पर बच्चों 2 फॉर्मूले जनरेट कर लिए, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो बोहर के बच्चों सेकंड पोस्टुलेट में हमने क्या समझा, क्वांटाइजेशन कंडीशन। बेसिकली अगर कोई भी बॉडी, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन में है उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए एन एच अपॉन 2 पाई लगा दो। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू याद रखनी है। एन होता है कौन से ऑर्बिट या शेल में आपका इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया जी, वेरी गुड जी। जल्दी से पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हौले हौले आराम से पढ़ाई करनी है, खा पी के बैठ जाना, एकदम सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखना है, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करनी है। क्लियर। और अगर नहीं आ रहा है कुछ समझ में तो चिट्ठी भी भेज सकते हो, ठीक है, या मेल आईडी कर देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल देना। क्लियर है, चलो पॉज करो, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर हो गया, डिंग डिंग करके आगे बढ़े। चलो जी अपने अगले पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पोस्टुलेट क्या बोल रहा है आपको, स्टेशनरी शेल्स या ऑर्बिट्स। तो स्टेशनरी शेल या ऑर्बिट्स क्या बोलते हैं, अब इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। देखो जी, आपके सामने बड़े अच्छे से गोले बना रखे हैं, इन गोलों को समझना है बच्चों। स्टेशनरी शेल ऑर्बिट्स का मतलब यह होता है कि आपका, अगर मैं कोई एक सिंगल ऑर्बिट पकड़ू तो उसकी एनर्जी होती है, क्या होती है, उसकी एनर्जी होती है। हर दिन आप लोगों की भी एनर्जी होती है ना, कभी खुश हो, कभी गुस्से में हो, कभी प्यार में हो, तो वैसे ही ऑर्बिट्स की भी अपनी अपनी एनर्जी होती है। क्लियर हो गया। और हर ऑर्बिट की स्टेशनरी का मतलब फिक्स्ड एनर्जी होती है, क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, एवरी ऑर्बिट हैव फिक्स्ड एनर्जी, क्या, फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है जी। एवरी ऑर्बिट हैव फिक्स्ड एनर्जी।
अब इससे एक और चीज समझते हैं। एक और चीज क्या समझनी है, समझो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां है, गंदा बन गया, रुको अच्छा बनाएंगे। हाँ, आपका इलेक्ट्रॉन यहां है, ये कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल है। और आपको अगर पूछता है कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होने वाली है, तो भैया जिस शेल में है वही इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है इलेक्ट्रॉन की भी वही एनर्जी होगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी कि एक और समझो, अगर मैं बोलूं कि आपका इलेक्ट्रॉन यहां है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसके इक्वल होगी, थर्ड शेल के इक्वल होगी। क्लियर हो रहा है? तो बोहर ने क्या बोला, बोहर ने बोला कि एटम में अलग अलग शेल्स होते हैं और हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उस इलेक्ट्रॉन की भी वही एनर्जी होगी जो उस शेल की है। क्लियर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जिस किसी भी शेल में है तो उस शेल की जो एनर्जी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। शाबाश जी, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, बोहर ने रदरफोर्ड को कंटिन्यू करा। बोहर ने जवाब दे दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं जाता। बोहर ने क्वांटाइजेशन कंडीशन बताई। बोहर ने स्टेशनरी शेल्स के बारे में बताया कि हर शेल की एनर्जी फिक्स और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उस शेल की जो एनर्जी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। शाबाश जी, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए जी, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वही जिस शेल में वो प्रेजेंट है। अब इसको थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं बच्चों। क्या है, आप लोगों को पता है कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो जैसे जैसे करते करते जैसे जैसे करते करते जैसे जैसे करते करते क्या, इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन जितना, ये गंदा क्यों बनता है, देखो इलेक्ट्रॉन बच्चों जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। तो हम यहां लिखते हैं एनर्जी, क्या, एनर्जी इंक्रीज। कब बच्चों, कब, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, क्या, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। और दूसरा ऑपोजिट तो समझ ही गए होंगे, दूसरा ऑपोजिट क्या होने वाला है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आओगे, जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, घटेगी, गरीबी में जाएगा बेसिकली। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, आओ नोट डाउन करते हैं इसको। क्या, अब हम लिखते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस, क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज। वेरी गुड जी, क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी न्यूक्लियस से डिस्टेंस के बेस पर हमने मेजर करी कि जितना न्यूक्लियस से दूर जाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी और जितना न्यूक्लियस के पास आते रहोगे उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम होती रहेगी, घाटे में जाएगा, गरीबी में जाएगा बेसिकली। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। बहुत ही आराम से पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करी जा रही है यहाँ। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई करना, टाइम पास करना नहीं। ठीक है, बढ़े आगे। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है हमारे पास ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। इसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं। ठीक है बच्चों, ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट हम क्या बोलेंगे, ये कलर थोड़ा ये लेते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ग्राउंड स्टेट आप लोग बोलोगे वो स्टेट होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन बाय डिफॉल्ट पैदा हुआ है या पाया जाता है या दिख रहा है। फिर से बोल रहा हूं, सुन लो, ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, बाय डिफॉल्ट वही है और वही था। तो हम यहां लिख देते हैं बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट क्या होने वाली है, एक्साइटेड स्टेट होगी कि ग्राउंड स्टेट से कहीं ऊपर चले गया। ऐसे समझो, आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, घर के ग्राउंड फ्लोर पे हो, वो आपकी ग्राउंड स्टेट।
अब आप फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, वो आपकी एक्साइटेड स्टेट, सेकंड फ्लोर पे चले गए एक्साइटेड स्टेट, थर्ड फ्लोर पे चले गए एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पर आप थे वो ग्राउंड स्टेट, और अगर उससे ऊपर जा रहे हो तो एक्साइट यानी कि एक्साइटेड स्टेट में आ गए आप। ठीक है, तो यहां लिखते हैं क्या, एक्साइटेड स्टेट हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, स्टेट या पोजीशन, पोजीशन अबव ग्राउंड स्टेट, पोजीशन अबव ग्राउंड स्टेट। आओ समझते हैं इसको। सपोज करो कि बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन है यहां, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन है यहां, ठीक है, आपको कहां दिख रहा है अभी इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में दिख रहा है। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है, ये इलेक्ट्रॉन की क्या है, ग्राउंड स्टेट है। क्लियर हो रहा है। सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहां है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन कहां है, यहां है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पाया जा रहा है, तो ये भी इसकी क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट होगी। आओ एक्साइटेड स्टेट समझते हैं। सपोज बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन यहां है, और अब आपका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है। ठीक है जी, क्या बोला मैंने, यहां से जंप करके ऊपरले मंजिल पे चले गया। तो ये बच्चों ये जो थी ये इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है, और ये जो है यहां पर अब ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जहां पर था, एक्साइटेड यानी कि कहां चले गया, कूद के। ठीक है, क्लियर हो रहा है। सपोज आपका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है, तो यहां पर ग्राउंड स्टेट क्या है इलेक्ट्रॉन की, फर्स्ट शेल। एक्साइटेड स्टेट क्या है, सेकंड शेल, क्योंकि एक मंजिल ऊपर चले गया वो। क्लियर हो रहा है। चलिए पॉज कीजिए इसको और नोट डाउन कीजिए। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट के बाद जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट सर, गोले पे गोले दिखाए जा रहे हो, अरे गोले ही तो इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। ठीक है, चलो शुरू करें। अब ना ध्यान से सुन लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बोहर का। ठीक है, अगर ये नहीं आया समझ में तो लुल जिंदगी है फिर। चलो शुरू करते हैं। आओ क्या समझ में आता है अब हमारे पास। अब हम लोग ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट तो समझ गए। ठीक है, तो सपोज करो बच्चों कि मैंने आपका इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि हर शेल की मैंने यहां एनर्जी लिख रखी है, हर शेल की मैंने यहां एनर्जी लिख रखी है। ये फर्स्ट शेल की एनर्जी, सेकंड शेल की, थर्ड, फोर्थ, हर एक शेल की मैंने एनर्जी लिख रखी है। एक और चीज नोट डाउन करो फटाफट से, जितना न्यूक्लियस से दूर जाओगे, जितना न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये मैंने बताया था, याद हो तो माइनस के टर्म्स में हम क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ से। और जितना न्यूक्लियस के पास जाओगे, क्या बच्चों, जितना न्यूक्लियस के पास जा रहे हो उतना घाटे में जा रहे हो, गरीबी में जा रहे हो। एनर्जी क्या हो रही है आपकी, न्यूक्लियस की तरफ डिक्रीज होती है। वेरी गुड, शाबाश। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हेडिंग पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या शेल चेंज कर सकता है, अगर करता है तो क्या कंडीशन है उसकी, क्या क्या हम चीजों को नोट डाउन करना उसको समझते हैं। चलो बच्चों देखो, अभी आपका यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, फर्स्ट शेल में है। तो मैं यहां लिखता हूं कि अभी जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो, अरे भाई देखो बच्चों, भाई ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन कहां है, फर्स्ट शेल में है। और फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन की क्या है हमारे लिए भी, ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि वो वहीं पे ही पाया जा रहा है, वहीं पे ही पाया जा रहा है। क्लियर है। चलो जी, फर्स्ट शेल ग्राउंड स्टेट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है बच्चों, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उस शेल की जो एनर्जी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो फर्स्ट शेल की जो एनर्जी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन छलांग मार के बच्चों सेकंड शेल में चले गया। कहां चले गया बच्चों, छलांग मार के सेकंड शेल में चले गया। ठीक है, तो बच्चों इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है, सेकंड शेल क्या है, सेकंड शेल। ग्राउंड स्टेट से ऊपरले मंजिल पे चले गया, वो इसकी एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं कि इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या है, इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या है बच्चों, सेकंड शेल है। अच्छा, जहां पर एनर्जी क्या है,
जहां पर एनर्जी है माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि अगर अब सेकंड शेल में जा रहा है तो सेकंड शेल की जो एनर्जी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ठीक है, अब यहां कंडीशन क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये सब तो हमने समझ लिया। कंडीशन ये आती है कि अगर इलेक्ट्रॉन को बच्चों एक्साइटेड स्टेट में जाना है, ऊपरली मंजिल में जाना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी। अगर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे जाना है तो सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेगी, या तो लिफ्ट में जाकर बटन बुटन दबा के ऊपर तो जाना पड़ेगा, तो कायदे से मेहनत लगेगी। आप समझते हैं इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन की भी मेहनत लगेगी सेकंड शेल में जाने को। तो कैसे मेहनत लगेगी? सबसे पहले इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इसको यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो हम यहां लिखते हैं एब्जॉर्ब एनर्जी। क्या कर रहे हैं यहां इलेक्ट्रॉन ने? एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रॉन ने क्या करी है बच्चों? एब्जॉर्ब करी है। क्लियर है? अच्छा, कितनी एब्जॉर्ब करी है अब समझते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकंड शेल जाना है तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी है, अपनी एनर्जी इसने इंक्रीज करी है न्यूक्लियस से दूर जाने के लिए, वो कितनी करनी पड़ेगी? वो करनी पड़ेगी कि जो फर्स्ट शेल में एनर्जी है और जो सेकंड शेल में एनर्जी है, इनका क्या निकालोगे बच्चों? डिफरेंस निकालोगे। क्या निकालोगे? डिफरेंस निकालोगे। यानी -13.6 -3.4, इनके बीच में गैप कितना आ रहा है? इनके बीच में अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो आ रहा है कितना बच्चों? प्लस में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन ने क्या करी है बच्चों? गेन करी है। क्या करी है? गेन करी है। ठीक है, अगर मान लो कि 10.2 ना करके 10.3 या 10.5 या 10.4, ये एनर्जी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता, तो सेकंड शेल में नहीं जाता। यही समझाना है, सुन लो। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड गया तो फर्स्ट में जो एनर्जी है और सेकंड में जो एनर्जी है, इनका जो डिफरेंस आ रहा है एनर्जी में, उतनी ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो ही जाएगा। अगर ज्यादा करता है तो वापस आ जाएगा जहां से जा रहा था वो। अगर ज्यादा गेन करता है या कम भी गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा जहां पर वो था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जिस शेल में जाना है, उस शेल की जो एनर्जी वही इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बच्चों जिस भी शेल में जाना चाहेगा, उस शेल की जो एनर्जी, वो ही इलेक्ट्रॉन को भी अपनी एनर्जी रखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही एनर्जी गेन या लूज भी करेगा जो उन दो शेल के बीच में क्या है? डिफरेंस है। जो उन दो शेल के बीच में क्या है? डिफरेंस है। समझो, अगर बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, क्या आ रहा है? वापस आ रहा है फर्स्ट में, तो वापस आते समय जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी, वही एनर्जी ये क्या करेगा? अब वही एनर्जी क्या कर देगा? अब ये रिलीज कर देगा। क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। अच्छा, कितनी एब्जॉर्ब करी थी? इतनी। अब इतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा? लूज भी करेगा। वही फंडा, फर्स्ट में आना है तो फर्स्ट में जो एनर्जी, वही उसको भी अपनी एनर्जी रखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो यहां से सिंपल सी ये बात समझ में आती है कि whenever electron wants to change its shell, तो उसको एनर्जी गेन या लूज करनी पड़ेगी। कितनी? जो भी उस शेल में उसकी एनर्जी होनी चाहिए। क्लियर है? तो जिस भी शेल से जा रहा है और जहां जा रहा है, उन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, उतनी ही वो गेन करेगा या लूज करेगा। उससे ज्यादा या कम है तो इलेक्ट्रॉन वहीं आ जाएगा जहां पर वो था। क्लियर है? ठीक है जी, चलिए जी, इसको पॉज करिए और नोट डाउन कीजिए। पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अगर नहीं आता है समझ में तो पूछ लेना है, पूछने में कोई हर्जी नहीं। ठीक है, वेरी गुड जी। तो बच्चों, हमने क्या क्या डिस्कस करा? हमने डिस्कस करा बोहर भाई की जिंदगी में क्या क्या हुआ। तो बोहर भाई की जिंदगी शुरू किससे हुई थी? रुदरफोर्ड भाई साहब से हुई थी। उसी का ही मॉडल कंटिन्यू करके कि एटम के सेंटर में क्या है बच्चों? न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिंगा रिंगा रोजेस खेलता है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिंगा रिंगा रोजेस क्यों खेल पा रहा था? क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बट बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन मेंटेन हो पाता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके डुबकी नहीं मारता। ठीक है,
वेरी गुड जी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, क्वांटाइजेशन कंडीशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, प्लस h की वैल्यू यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चंस में बहुत बार यूज होने वाला है, तो प्लीज इसको अच्छे से याद करना। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, स्टेशनरी शेल या ऑर्बिट्स। क्या मतलब था कि हर शेल की एनर्जी बच्चों क्या होती है, फिक्स होती है, फर्स्ट की अपनी, सेकंड की अपनी, थर्ड की अपनी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उस शेल की जो एनर्जी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। वेरी गुड जी। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला क्या था हमारे पास, हमने पढ़ा कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है, या जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आओगे एनर्जी कम होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, पैदाइशी वहीं पे ही था वो, जो उसका घर था अपना। और एक्साइटेड का मतलब क्या हो गया कि अब उसने अपनी जगह चेंज कर ली, ऊपरले मंजिल पे जाना, चाहे फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से फोर्थ, बेसिकली अपनी ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाना एक्साइटेड स्टेट होता है। ठीक है, आओ जी। नेक्स्ट, लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बोहर का, वो यही था कि अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाना है तो क्या हो रहा था, उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। कितनी करेगा, जिस भी शेल में वो जा रहा है और जहां पर वो था उनका एनर्जी माइनस करोगे उतनी ही वो गेन करेगा। एग्जैक्ट अमाउंट है, डेसिमल्स तक याद रखनी है। क्लियर हो गया, वेरी गुड जी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है, बड़ी ही आराम से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं आता है समझ में तो आराम से टाइम लेके पढ़ाई करो। ठीक है, स्किप करो थोड़ा सा, फिर अपना बस जब पढ़ने बैठ रहे हो तो मन लगा के पढ़ाई करनी है। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, अगले लेक्चर के लिए वेट करना। ठीक है, इस बोहर के बाद की क्या कहानी है, क्या ये फेल होता है, क्या ये फेल नहीं होता, कमेंट में करके बताना। ठीक है, अगर पता है तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। और देखो, जो जो वीडियोस या लेक्चर्स चाहिए आप लोगों को, तो स्पेशली उसको कमेंट डाउन करो कि अगला मैं कौन सा चैप्टर लेकर आऊं। ठीक है, क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, बताओ मुझे। ठीक है, और चाहे कोई और ही सब्जेक्ट क्यों ना हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, उसके लिए मुझे बताओ। क्लियर है, तो जितना हो सकेगा उतना आप लोगों के लिए हम और मेहनत करेंगे, बट आपको भी मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए, तो यहीं पे ही हम लेक्चर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।